मुख्य लेख भारत का इतिहास। प्राचीन भारत। लगभग 55,000 वर्ष पहले प्राचीन भारत आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे थे। दक्षिण एशिया में ज्ञात मानव का प्राचीनतम अवशेष 30,000 वर्ष पुराना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण है जो आज भी देखने को मिलता है। प्रथम स्थायी बस्तियों ने 9,000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया था। 6500 ईसा पूर्व तक आते आते मनुष्य ने खेती करना, जानवरों को पालना तथा घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसका अवशेष मेहरगढ़ में मिला था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। यह धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए, जो कि दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है। यह 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के मध्य अपने चरम पर थी। यह वर्तमान पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा जैसे शहरों के आसपास केंद्रित थी और विभिन्न प्रकार के निर्वाह पर निर्भर थी। यहाँ व्यापक बाजार था तथा शिल्प उत्पादन होता था। 2000 से 500 ईसा पूर्व तक ताम्र पाषाण युग संस्कृत से लौह युग का आगमन हुआ। इसी युग को हिंदू धर्म से जुड़े प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेदों का रचनाकाल माना जाता है तथा पंजाब तथा गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्र को वैदिक संस्कृति का निवास स्थान माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी युग में उत्तर पश्चिम से भारतीय आर्यन का आगमन हुआ था। इसी अवधि में जाति प्रथा भी प्रारंभ हुई थी। वैदिक सभ्यता में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदानी क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम भारत में छोटे छोटे राज्य तथा उनके प्रमुख मिलकर 16 कुलीन और राजशाही में सम्मिलित हुए, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। बढ़ते शहरीकरण के बीच दो अन्य स्वतंत्र अवैदिक धर्मों का उदय हुआ। महावीर के जीवन काल में जैन धर्म अस्तित्व में आया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म ने मध्यम वर्ग के अनुयायियों को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के लोगों को आकर्षित किया। इसी काल में भारत का इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। बढ़ती शहरी संपदा के युग में दोनों धर्मों ने त्याग को एक आदर्श माना और दोनों ने लंबे समय तक चलने वाली मठ परंपराओं की स्थापना की। राजनीतिक रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य ने अन्य राज्यों को अपने अंदर मिलाकर मौर्य साम्राज्यों के रूप में उभारा। मगध ने दक्षिण भारत के मुख्य हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, लेकिन कुछ अन्य प्रमुख बड़े राज्यों ने इसके प्रमुख क्षेत्रों को अलग अलग कर लिया। मौर्य राजाओं को उनके साम्राज्य की उन्नति के लिए तथा उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तथा शस्त्र मुक्त सेना का निर्माण किया। 180वीं ईस्वी के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमणकारी हुए, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में यूनानी, शक, पारथी और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। 3री शताब्दी के आगे का जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। तमिल के संगम साहित्य के अनुसार ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक
दक्षिण प्रायद्वीप पर चेर राजवंश, चोल राजवंश तथा पांड्य राजवंश का शासन था, जिन्होंने बड़े स्तर पर भारत और रोम के व्यापारिक संबंध और पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के साम्राज्यों के साथ व्यापार किया। चौथी 5वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य ने बृहदगंगा के मैदानी क्षेत्रों में प्रशासन तथा कर निर्धारण की एक जटिल प्रणाली बनाई। यह प्रणाली बाद के भारतीय राज्यों के लिए एक आदर्श बन गई। गुप्त साम्राज्य में भक्ति पर आधारित हिंदू धर्म का प्रचलन हुई। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म तथा दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले, जो शास्त्रीय संस्कृति में रचा गया। मध्यकालीन भारत 600 से 1200 के बीच का समय क्षेत्रीय राज्यों में सांस्कृतिक उत्थान के युग के रूप में जाना जाता है। कन्नौज के राजा हर्ष ने 606 से 647 तक गंगा के मैदानी क्षेत्र में शासन किया तथा उसने दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, किंतु दक्कन के चालुक्यों ने उसे हरा दिया। उसके उत्तराधिकारी ने पूर्व की ओर राज्य का विस्तार करना चाहा, लेकिन बंगाल के पाल शासकों से उसे हारना पड़ा। जब चालुक्यों ने दक्षिण की ओर विस्तार करने का प्रयास किया तो पल्लवों ने उसे पराजित कर दिया, जिनका सुदूर दक्षिण में पांडवों तथा चोलों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा था। इस काल में कोई भी शासक एक साम्राज्य बनाने में सक्षम नहीं था और लगातार मूल भूमि की तुलना में दूसरे क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने का क्रम जारी था। इस अवधि में नए शासक के कारण जाति में बांटे गए सामान्य कृषकों के लिए कृषि करना और सहज हो गया। जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप स्थानीय मतभेद होने लगे। 6वीं और 7वीं शताब्दी में पहली भक्ति भजन तमिल भाषा में बनाया गया था। पूरे भारत में उनकी नकल की गई और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और इसने उपमहाद्वीप की सभी आधुनिक भाषाओं के विकास का नेतृत्व किया। राजघरानों ने लोगों को राजधानी की आकर्षित किया। शहरीकरण के साथ शहरों में बड़े स्तर पर मंदिरों का निर्माण किया। दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव दक्षिण एशिया के देश म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और जावा में देखा जा सकता है। 10वीं शताब्दी के बाद घुमंतू मुस्लिम वंशों ने जातीयता तथा धर्म द्वारा संगठित तेज घोड़ों से युक्त बड़ी सेना के द्वारा उत्तर पश्चिमी मैदान पर बार बार आक्रमण किया। अंततः 1206 इस्लामिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उन्हें उत्तर भारत को अधिक नियंत्रित करना था तथा दक्षिण भारत पर आक्रमण करना था। भारतीय कुलीन वर्ग के विघटनकारी सल्तनत ने बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम को स्वयं के रीति रिवाजों पर छोड़ दिया। 13वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा किए गए विनाशकारी आक्रमण से भारत की रक्षा की। सल्तनत के पतन के कारण स्वशासित विजयनगर साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक मजबूत शैव परंपरा और सल्तनत की सैन्य तकनीक पर निर्माण करते हुए साम्राज्य ने भारत के विशाल भाग पर शासन किया और इसके बाद लंबे समय तक दक्षिण भारतीय समाज को प्रभावित किया। प्रारंभिक आधुनिक भारत 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन सहित अनेक यूरोपीय देशों जो भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे,
उन्होंने देश की आंतरिक शासकीय अराजकता का फायदा उठाया। हालांकि अंग्रेजों ने व्यापार करने के बहाने से देश में आय और आंतरिक विद्रोह करने की कोशिश की, ताकि वे आपस में लड़ाई करवाकर भारतीयों को कमज़ोर कर सकें। इसमें वे कामयाब हुए और 1840 तक लगभग संपूर्ण देश पर शासन करने पर सफल हुए। वास्तव में ये शासन की दृष्टि से नहीं आए, बल्कि ये देश की भोली भाली जनता को लूटना चाहते थे। क्योंकि भारत देश में बाहर से आए कोई मेहमान होता है, उसे वे देवता का दर्जा देते हैं। क्योंकि भारत देश में बाहर से आए हुए कोई मेहमान होता है और उसे वे देवता का दर्जा देते हैं। इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और धीरे धीरे आंतरिक अशांति इस प्रकार फैलाई कि सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदला, जो कि दुनिया में सबसे अच्छी व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में बदल दिया गया। ऊंची नीची जातियों में विभाजित किया। मुस्लिम धर्म वालों को धक्के से गाय माता की हत्या करवाने में लगा दिया, और फिर हिंदुओं को बोला कि देखो आपके मुस्लिम भाई आपकी माता की हत्या कर रहे हैं, ये तो आपके भाई कहलाने के लायक भी नहीं है। इस प्रकार देखते ही देखते दंगा फैला दिया। लेकिन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध असफल विद्रोह, जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से भी जाना जाता है, के बाद भारत का अधिकांश भाग सीधे अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। आधुनिक भारत 20वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और विश्व पटल पर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भारत में एक बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसने सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर अनेक परिवर्तनों एवं आंदोलनों की नींव रखी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक गतिमान स्वरूप दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लंबे समय तक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विशाल अहिंसावादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, जो आधिकारिक रूप से आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए जाते हैं। इसी सदी में भारत के सामाजिक आंदोलन, जो सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी विशाल अहिंसावादी एक क्रांतिकारी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, जो आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहा के रूप में संबोधित किए जाते हैं। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के नेतृत्व में चले क्रांतिकारी संघर्ष के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 भारत ने अंग्रेजी शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त की। तदुपरांत 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक राष्ट्र होने के कारण भारत को समय समय पर सांप्रदायिक तथा जाति विद्वेष का शिकार होना पड़ा। क्षेत्रीय असंतोष तथा विद्रोह भी हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में होते रहे हैं, पर इसकी धर्मनिरपेक्षता तथा जनतांत्रिकता केवल 1975-77 को छोड़, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, अक्षुण्ण रही हैं। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अनसुलझे सीमा विवाद हैं। इसके कारण इसे छोटे पैमाने पर युद्ध भी सामना करना पड़ा है। 1932 में चीन के साथ
1947, 1935 और 1971 एवं 1999 में पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से एक है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद 1998 में 5 और परीक्षण किए गए। 1990 के दशक में किए गए आर्थिक सुधारीकरण की बदौलत आज देश सबसे तेज़ी से विकासशील राष्ट्रों की सूची में आ गया है। भूगोल एवं जलवायु। मुख्य लेख भारत का भूगोल। भू आकृतिक विशेषताएं। भारत पूरी तौर पर भारतीय प्लेट के ऊपर स्थित है, जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उपखंड है। प्राचीन काल में यह प्लेट गोंडवानालैंड का हिस्सा थी और अफ्रीका और अंटार्कटिका के साथ जुड़ी हुई थी। तकरीबन 9 करोड़ वर्ष पहले क्रिटेशियस काल में भारतीय प्लेट 15 सेंटीमीटर सेमी वर्ष की गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। भारतीय प्लेट 15 सेंटीमीटर वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ने लगी और इयोसीन पीरियड में यूरेशियन प्लेट से टकराई। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित टेथिस भूस्फीति के अवसादों के वालन द्वारा ऊपर उठने से तिब्बत पठार और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। सामने की द्रोणी में बाद में अवसाद जमा हो जाने से सिंधु गंगा मैदान बना। भारतीय प्लेट अभी भी लगभग 15 सेंटीमीटर वर्ष की गति से उत्तर की ओर गतिशील है और हिमालय की ऊंचाई में अभी भी 2 मिलीमीटर वर्ष की गति से उत्थान हो रहा है। भारत के उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला नए और मोड़दार पहाड़ों से बनी है। यह पर्वत श्रेणी कश्मीर से अरुणाचल तक लगभग 1500 मील तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 150 से 200 मील तक है। यह संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और उसमें अनेक चोटियाँ 24,000 फुट से अधिक चोटी हैं। 24,000 फुट से अधिक ऊंची है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 21,028 फुट है, जो नेपाल में स्थित है। हिमालय के दक्षिण सिंधु गंगा मैदान और जो सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बना है। हिमालय शिवालिक की तलहटी में, जहाँ नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र जो छोड़कर मैदान में प्रवेश करती हैं, एक संकीर्ण पेटी में कंकड़ पत्थर मिश्रित निक्षेप पाया जाता है, जिसमें नदियाँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस ढलुआ क्षेत्र को भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश है, जहाँ विलुप्त नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। यह क्षेत्र दलदलों और जंगलों से भरा है। तराई के दक्षिण में जलोढ़ मैदान पाया जाता है। मैदान में जलोढ़ 2 किस्म के हैं, पुराना जलोढ़ और नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह अपेक्षाकृत ऊंची भूमि में पाया जाता है, जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। इसमें कहीं कहीं चूने के कंकड़ मिलते हैं। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। यह नदियों की बाढ़ में मैदान तथा डेल्टा प्रदेश में पाया जाता है, जहां नदियां प्रतिवर्ष नई तलछट जमा करती हैं। उत्तरी भारत के मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है,
जो दुनिया के सबसे पुराने स्थल खंड का अवशेष है और मुख्यतः कड़ी तथा थानेदार कायांतरित चट्टानों से बना है। पठार 3 और पहाड़ी श्रेणियों से घिरा है। उत्तर में विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जिनके बीच नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा घाटी के उत्तर विंध्याचल प्रपाती ढाल बनाता है। सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और पूर्व की ओर महादेव पहाड़ी तथा मैकाल पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। सतपुड़ा के दक्षिण अजंता की पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट नामक पहाड़ियाँ हैं। कई महत्वपूर्ण और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी और कृष्णा भारत से होकर बहती हैं। जलवायु कोपेन के वर्गीकरण में भारत में 6 प्रकार की जलवायु का निरूपण है, किंतु यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि भू आकृति के प्रभाव में छोटे और स्थानीय स्तर पर भी जलवायु में बहुत विविधता और विशिष्टता मिलती है। भारत की जलवायु दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय है और हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई के कारण अल्पाइन ध्रुवी जैसी एक और यह पूर्वोत्तर भारत में उष्ण कटिबंधीय नम प्रकार की है, तो पश्चिमी भागों में शुष्क प्रकार की। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार में निम्नलिखित 6 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। अल्पाइन आर्द्र उपोष्ण, पहला अल्पाइन, दूसरा आर्द्र उपोष्ण, तीसरा उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क, चौथा उष्णकटिबंधीय नम, पांचवा अर्धशुष्क, छठा शुष्क मरुस्थलीय। परंपरागत रूप से भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती रही हैं, परंतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 4 ऋतुओं का वर्णन करता है, जिन्हें हम उनके परंपरागत नामों से तुलनात्मक रूप में निम्नोक्त लिख सकते हैं। दिसंबर से मार्च तक, जिसमें दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते, उत्तरी भारत में औसत तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक, जिसमें मई सबसे गर्म महीना होता है और तापमान 32 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा मानसून और रैनी जून से सितंबर तक, जिसमें सर्वाधिक वर्षा अगस्त महीने में होती है। वस्तुतः मानसून का आगमन और प्रत्यावर्तन लौटाना दोनों क्रमिक रूप से होता है और अलग अलग स्थानों पर इनका अलग अलग होता है। सामान्यतः 1 जून को केरल तट पर मानसून के आगमन तारीख होती है। इसके ठीक बाद यह पूर्वोत्तर भारत में पहुंचता है और क्रमशः पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गतिशील होता है। इलाहाबाद में मानसून के पहुंचने की तिथि 18 जून मानी जाती है और दिल्ली में 21 जून। उत्तरी भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में मौसम साफ और शांत रहता है और अक्टूबर में मानसून लौटना शुरू हो जाता है, जिससे तमिलनाडु के तट पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। भारत के मुख्य शहर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई।